हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम कैट 2023 के स्लॉट 3 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज यू मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट द क्वांट वाज दिस टाइम। सो एज द एनालिसिस गोज, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा लग रहा है, और डिफ़िकल्टी लेवल भी हर स्लॉट का लगभग सिमिलर ही था कि 9 to 10 क्वेश्चंस के आसपास हमारा 99 परसेंटाइल जाने वाला है इस बार। लेट्स सी क्या होता है। रिस्पॉन्स शीट आएगी तो फिर उसके बाद में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, उसके बाद में हम इसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा इसको एनालाइज करने का। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस पे चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं स्लॉट 3 के। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स विच हैव 15 फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन एंड इट सेल्फ। दिस वॉज अ टीटा क्वेश्चन, यानी कि अपना आंसर टाइप करना था, ऑप्शंस नहीं थे। पहले दो ऐसे नेचुरल नंबर्स हमें बताने जिनके कि 15 फैक्टर्स हो, यानी कि सबसे छोटे ऐसे नंबर्स बनाने हैं जिनके कि 15 फैक्टर्स हो। तो क्या हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए? अब 15 फैक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो ऐसा हो कि कोई हमारा प्राइम नंबर हो जिसकी पावर 14 हो, तब नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 आएंगे, यानी कि और तब 15 फैक्टर्स आएंगे, 1 p टू द पावर 1 p का स्क्वायर एंटिल p टू द पावर 14। सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या हो सकता है? 2 टू द पावर 40, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2 टू द पावर 10 ही होता है, 1024, यानी कि ये हो जाएगा 1024 इंटू 16। तो ये अच्छा खासा बड़ा नंबर है। तो हमें और भी तरीका सोचना पड़ेगा, और किस तरह से 15 फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो 15 हमारा हुआ 5 इंटू 1 से, जिससे कि हमने तरीका देख ही लिया, सबसे छोटा नंबर बनेगा हमारा 2 टू द पावर 14। सेकंड बन सकता है 15 हमारा 3 इंटू 5 से, और 3 इंटू 5 का मतलब ये हुआ कि एक प्राइम हो जिसका स्क्वायर हो और दूसरा प्राइम हो जिसका कि पावर 4 हो, और ये दोनों सबसे छोटे होंगे तभी हमारा काम बनेगा। यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जबकि हमारा एक प्राइम जिसकी पावर ज़्यादा है वो छोटा हो, वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 टू द पावर 4 एंड 3 स्क्वायर। यहाँ पे 15 फैक्टर्स होंगे और ये नंबर हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 4 यानी कि 16, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 16 इंटू 9 144। अब दूसरा ऐसा नंबर चाहिए। स्टूडेंट्स ने कई बार गलती क्या की यहाँ पे कि 3 के स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 3 से अगला नंबर 5 हुआ। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमको P1 और P2 चाहिए, अभी भी सबसे छोटे चाहिए, बट हमें बस अरेंजमेंट स्वैप कर देना है, यानी कि 2 की पावर 4 की जगह अब 3 की पावर 4 लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 5 को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि 5 से को इंट्रोड्यूस करते ही 5 का स्क्वायर लिखते ही हमारा नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी कि कंपेरेटिवली बड़ा हो जाएगा। अब ये हमारा सेकंड सबसे छोटा नंबर है, और ये नंबर होगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 3 की पावर 4 यानी कि 81, 4 इंटू 81 यानी कि 324, और दोनों का हमें सम चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 468। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, लेट m and n be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 to the power m and less than 8 to the power n that can be expressed as a power of 2। ये कि सारे के सारे 2 की पावर में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n, यानी कि सारे नंबर्स हमारे 8 टू द पावर m से तो बड़े हैं बट 8 टू द पावर n से छोटे हैं, एंड वी ऑलरेडी नो कि 8 हमारा 2 का क्यूब के बराबर है, यानी कि 8 की जगह हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर m से बड़े हैं, और 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर n से छोटे हैं, यानी कि 2 की पावर 3n से बड़े हैं, और 2 की पावर 3m से बड़े हैं, और 3n से छोटे हैं। Isn't it so? ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सबसे छोटी वैल्यूज लेनी है हमें सम की, तो m की सबसे छोटी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि छोटा नंबर क्या है हमारा, a टू द पावर m है। Isn't it so? तो m की सबसे छोटी वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो लेना ही लेना है, तो m इज इक्वल टू 1 अगर हमने ले लिया तो ये हो गया 2 का क्यूब। अगला नंबर क्या होगा, 2 टू द पावर 4, देन 2 टू द पावर 5, देन 2 टू द पावर 6 एंड सो ऑन। और ऐसे कितने नंबर है, ऐसे 41 नंबर्स है, 41 नंबर्स है, यानी कि 41वां नंबर क्या होगा, पावर उसकी होगी 4 में जब 40 जोड़ देंगे, 4 में 40 जोड़ देंगे, यानी कि 2 टू द पावर 44। ये सारे हमारे 41 नंबर्स आएंगे, और इसका अगला नंबर आएगा हमारा 2 टू द पावर 45, और वही हमारा बराबर होगा 2 टू द पावर 3n के। डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे, 3n इज इक्वल टू 45, यानी कि n इज इक्वल टू 15। तो m की सबसे छोटी वैल्यू आ गई 1 और n की सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 15। तो
m प्लस n का मिनिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर है? सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज सेइंग लेट n बी एनी नेचुरल नंबर सच दैट 5 to the power n minus 1 is less than 3 to the power n plus 1, then we have to find out least integer value of m that satisfies 3 to the power n plus 1 which is less than 2 to the power n plus n for each such n। यानी कि हर एक ऐसे n के लिए हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ऐसा सबसे छोटा m चाहिए हमको। सबसे पहले तो पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, जो हमारी कह रही है 5 to the power n minus 1 लेस देन 3 to the power n plus 1, और n ऐसा एक नेचुरल नंबर है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि नेचुरल नंबर है तो सबसे छोटी वैल्यू n की हम 1 रख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या कहानी बनेगी हमारी, 5 to the power 0 लेस देन 3 स्क्वायर डेफिनेटली होता है, 1 इज लेस देन 9 ऑब्वियसली। ठीक है, अब हमें 5 की और 3 की एक एक पावर बढ़ाती जानी है, यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए ये हो जाएगा 5 की पावर 1 लेस देन 3 का क्यूब। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 की और 3 की पावर में 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये कहाँ तक हम कहानी लेके जा सकते हैं, लेट अस से n इज इक्वल टू 4 रखा हमने। ठीक है, तो 4 पे आ रहा है 5 का, यानी कि 2 पावर बढ़ जाएगी, 5 क्यूब लेस देन 3 टू द पावर 5, 5 क्यूब है 125, 3 की पावर 5 है 81 इंटू 3 243, डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर ही रहा होगा। ठीक है, बीच वाले को चेक करने की जरूरत नहीं, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि हम 5 की पावर बढ़ा रहे हैं तो जैसे ही हमारा 5 की पावर वाला नंबर बड़ा आ जाएगा उसके बाद हमें रुक जाना है। n इज इक्वल टू 5 पे आएगा 5 टू द पावर 4, और 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, और 3 टू द पावर 6 जो कि आ जाएगा 729। तो डेफिनेटली अभी भी ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 3125, और इधर नंबर आ जाएगा हमारा 2187। तो अब ये नंबर बड़ा हो गया, यानी कि हमें रुक जाना है। n इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक के ही हमारे जो नंबर्स हैं ये हमारे काम के नंबर्स हैं, यही n की वैल्यूज हमें रखनी है 1 2 3 4 5। पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m चाहिए हमको सच दैट इट सेटिस्फाइज 3 टू द पावर n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टू द पावर n लेस देन 2 टू द पावर n प्लस m फॉर ईच सच n। यानी कि ऐसे हर एक n के लिए हमें ऐसा m चाहिए सबसे छोटा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो हमारी अप्रोच इस क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए? एक अप्रोच तो ये हो सकता है जो कि लंबा अप्रोच होगा कि हम n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें, फिर n इक्वल टू 5 तक जाएं। इवन यहाँ पे भी हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हमें एक थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेके या n इक्वल टू 4 या 5 मान के और समझ सकते थे, बट क्योंकि समझाना था इसलिए हमने सारी वैल्यूज को लिया। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वालिटी में है 3 की पावर और राइट हैंड साइड में है 2 की पावर। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 की पावर बढ़ रही है, वो नंबर हमारा बड़ा होता जाएगा और हमें बड़े वाले नंबर को छोटा रखना है। यानी कि n की हम जितनी बड़ी वैल्यू के लिए चेक कर ले उतना हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी हमें m की वैल्यू मिलेगी। और n की बड़ी वैल्यू के लिए अगर m की वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि n की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए अगर 5 के लिए हमें m की जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, जो स्मॉलेस्ट m मिलेगा, वही m हमारा n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, और क्योंकि हमें ऐसा लीस्ट इंटीजर चाहिए जो इन सारे के सारे n को सेटिस्फाई करे, तो हम सीधे सीधे n इक्वल टू 5 के लिए ही चेक करते हैं और उससे हमें रिस्पॉन्स हमारा मिल जाएगा। बाकी समझने के लिए एक बार हम 1 और 2 का एग्जाम्पल भी ले लेंगे। ओके, ठीक है, तो n इक्वल टू 5 की बात करते हैं। n इक्वल टू 5 पे कहानी बनेगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड में है 3 टू द पावर 6 और राइट हैंड साइड में है 2 टू द पावर 5 प्लस m। 3 टू द पावर 6 कितना आएगा? ठीक है, 3 टू द पावर 6 कितना आएगा? 3 का क्यूब है 27, 27 का स्क्वायर यानी 729 आया है। अब 2 टू द पावर 5 प्लस m चाहिए, हमें पता है 1024 जो कि है 2 टू द पावर 10, ये बड़ा होता है, और 2 टू द पावर 9 यानी 512 छोटा हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें 2 टू द पावर 10 चाहिए, यानी 5 प्लस m इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से m इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू है ये, 2 टू द पावर 11 भी करेगा 12 भी करेगा, बट हमें चाहिए लीस्ट इंटीजर वैल्यू, यानी कि m इज इक्वल टू 5 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अगर हम किसी छोटे n के लिए देखते, फॉर एग्जाम्पल हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए देखा होता, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारा 3 टू द पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 का क्यूब विच इज इक्वल टू 27 मिला है, और यहाँ पे हमें मिलेगा 2 टू द पावर 2 प्लस m, और हमें पता है कि 32 ही अगर हमने यहाँ पे रख दिया तो भी हमारा काम बन जाएगा, विच इज 2 टू द पावर 5, 2 प्लस m इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ से हमें m इज इक्वल टू 3 मिल रहा है,
बट ये सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हम ऑलरेडी n इक्वल टू 5 के लिए देख चुके हैं, ये m इक्वल टू 3 हमारा काम नहीं करेगा। इसीलिए हमने सीधे सीधे सबसे बड़े n के लिए चेक किया और वहां से जो हमें रिस्पॉन्स मिला है यही हमारा लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m होगा, यानी कि m इक्वल टू 5 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 3 पर्सन्स ए बी एंड सी आर इन अ रूम, इफ डी जॉइंस देम द एवरेज रिड्यूसेस बाई x किलोग्राम्स। अगर ऐसा होता कि जितना ए बी और सी का एवरेज वेट है, लेट अस से W था उनका एवरेज वेट W था, अगर उतना ही वेट डी का भी होता है, यानी डी का भी वेट अगर W होता तो एवरेज में कोई रिडक्शन नहीं होता, एवरेज हमारा उतना ही रहता जितना पहले था। लेकिन क्योंकि एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब है कि डी का वेट कम है ए बी और सी के एवरेज वेट से, और एवरेज में रिडक्शन कितने का हो रहा है? एवरेज में रिडक्शन हो रहा है x का। ठीक है, जब हम ए बी सी और डी चारों को कंसीडर कर रहे हैं, एवरेज में x का रिडक्शन हो रहा है, तो सम में कितने का रिडक्शन होगा? अगर एवरेज में रिडक्शन हमारा x का हो रहा है, एवरेज में x की कमी आ रही है, तो सम में कितने की कमी आएगी? क्योंकि 4 लोग हैं और चारों लोगों के लिए x कम हो रहा है, यानी कि सम में कमी आएगी 4x की। क्या ये बात क्लियर होती है? सेकंड केस आता है, ये तो बात हो गई जबकि हमने डी को इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड केस आता है जबकि हमने ई को इंट्रोड्यूस किया, इंस्टेड डी की जगह ई ने ज्वाइन किया, तो ए बी सी का ऑलरेडी हमारा एवरेज W है, जब ई ने ज्वाइन किया है तो एवरेज हमारा 2x से बढ़ गया है। अगर एवरेज हमारा 2x से बढ़ा है तो सम हमारा 2x इंटू 4 यानी कि 8x से इंक्रीज करेगा। सम में 8x की वृद्धि आएगी, तो टोटल डिफरेंस कितना आया? यानी कि डी की वजह से सम हमारा 4x से कम हुआ है और ई की वजह से सम 8x से इंक्रीज किया है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ डी और ई के बीच का? वेट किसका ज्यादा होगा? ई का ज्यादा होगा, क्योंकि ई की वजह से हमारा इंक्रीज किया है सम, तो ई और डी के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 8x प्लस 4x। क्लियर है? क्योंकि ई की वजह से 8x बढ़ा है और डी की वजह से 4x कम हुआ है, तो यानी कि डिफरेंस आया 12x का, और यहां पे 12x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है इक्वल टू 12, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 एंड क्वेश्चन इज डन। क्लियर? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? ठीक है, सो अगर एवरेज का हमें कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एवरेज इंप्लाई क्या करता है, तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड 25 सेकंड का क्वेश्चन है एट द मैक्स, और इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो समझ में आता है, समझाने के लिए लिखना पड़ता है, बाकी एग्जाम में इतना सब लिखने की जरूरत थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अमित मिक्सेस कोकोआ विथ शुगर इन द रेशियो 3:2 टू मेक मिक्सचर ए। अमित ने कोकोआ और शुगर को मिक्स किया है 3:2 में टू मेक मिक्सचर ए, एंड मिक्सेस कॉफी विथ शुगर इन द रेशियो 7:3 टू मेक मिक्सचर बी। देन ही कंबाइंस ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 टू मेक मिक्सचर सी। तो पहले तो ए की बात करते हैं। ए हमारा क्या कह रहा है? कोकोआ और शुगर को मिक्स किया है ए में, कोकोआ शुगर, और क्योंकि कॉफी की भी बात हो रही है तो तीनों को पहले तो लिख ही लेते हैं। तो ए में हमारा कोकोआ और शुगर है 3:2 के रेशियो में, फिर बी में कॉफी और शुगर है 7:3 के रेशियो में, और फिर ए और बी को मिक्स कर रहा है अमित। किस रेशियो में मिक्स कर रहा है? 2:3 के रेशियो में। लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि इन कंपेरेबल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो जब हम मिला रहे हैं, मिलाने से पहले 2:3 में अगर हम मिला रहे हैं, यानी कि सबसे पहले दोनों कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो सेम तो होना चाहिए। जबकि पहला वाला कंटेनर हमारा कितना है? 3 2 मिला के 5 हो रहा है, यानी कि 5 लीटर का है, दूसरा 10 लीटर का है, तो पहले वाले को भी 10 लीटर का बनाना है, यानी कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तब इक्वल होगा। अब इक्वल हो गए, अब इसके बाद में 2 और 3 के रेशियो में मिलाना है, यानी कि पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहानी हमारी ठीक हो गई। अब देखते हैं तो कॉफी कितना आ रहा है? कॉफी में मल्टीप्लाई होगा 7 × 3 यानी कि 21, कोकोआ में 3 × 4 यानी कि 12, और शुगर में ऊपर होगा 2 × 4 यानी कि 8, प्लस 3 × 3 यानी कि 9, तो 8 + 9 यानी कि 17 हो गया। तो 21, 12 और 17 यानी टोटल हमारा ये 50 लीटर्स का मिक्सचर जो बना, इसमें शुगर है हमारी 17 लीटर्स। फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइनली मिक्सचर सी इज मिक्स्ड। अब ये हमारा मिक्सचर सी है। फाइनली मिक्सचर सी इज मिक्स्ड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिल्क टू मेक अ ड्रिंक। तो हमारा 50 लीटर का तो मिक्सचर बन गया है, अब इसमें 50 लीटर ही हम मिल्क भी ऐड करेंगे, तो 50 लीटर्स तो सी है और 50 लीटर्स हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो अब हमारा टोटल मिक्सचर हो गया है 100 लीटर्स का। क्वेश्चन कह रहा है शुगर का कंसंट्रेशन क्या होगा? शुगर है 17 लीटर्स,
मीटर स्क्वायर 17 किलोग्राम्स, ठीक है, 17 है आउट ऑफ 100, तो कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा 17%। वन ऑफ द वेरी डूएबल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, इजंट इट सो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 इज 1 लाख, पॉपुलेशन डिक्रीजेस बाई X% फ्रॉम 2020 to 2021, पहले तो डिक्रीज करती है, देन इट इंक्रीजेस बाई Y% फ्रॉम 2021 to 2022। अगर x और y हमारे नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 10%, यानी कि x और y का जो डिफरेंस है वो 10% का है, और साथ में हमको ये भी गिवन है कि पॉपुलेशन 2022 में ज़्यादा है 2022 से, ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन 2020, देन व्हाट विल बी द मिनिमम पॉपुलेशन इन 2021। 2021 के पॉपुलेशन को हमें मिनिमाइज करना है, जबकि हमको एक गिवन है कि पहले हमने x से डिक्रीज किया, X% से डिक्रीज किया, फिर Y% से इंक्रीज किया, और नेट में हमारी पॉपुलेशन 2022 में बढ़ी है। अब ये चीज़, एक चीज़ जो आपको रिमाइंड हो रहा होगा कि जब भी हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाते हैं, तो अगर x और y दोनों ही हमारे इक्वल परसेंटेज हो, लेट अस से हमारे पहले 100 था पॉपुलेशन, और पहले हमने इसको 10% से डिक्रीज किया तो 90 हो गया। अब जब हम इसको 10% से इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 99, यानी कि नेट में पॉपुलेशन हमारा डिक्रीज करेगा जब भी परसेंटेजेस इक्वल होंगे। तो अगर हमें नेट में इंक्रीज चाहिए पॉपुलेशन में, यानी कि दोनों में से जो हमारा डिक्रीज है हमारा, आई रिपीट, डिक्रीज हमारा छोटा होना चाहिए और इंक्रीज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल होते तो डिक्रीज करता है, और अगर डिक्रीज वाला ज्यादा होगा तो और ज्यादा डिक्रीज करेगा, यानी कि हमारा जो डिक्रीज वाला परसेंटेज है x शुड बी लेस देन y। पहली चीज तो यहां से ये क्लियर होनी चाहिए। और जैसे ये क्लियर हो गया तो हमें पता चल गया कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10%, यानी कि y हमारा x प्लस 10% आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए हमको 2021 में, यानी कि x की जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू हम ले सकें वो हमको चाहिए, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को डिक्रीज कर सकें, इजंट इट सो? ठीक है, और हमें नेट में पॉपुलेशन में इंक्रीज चाहिए, यानी कि पहले हम X% से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर Y% से इंक्रीज कर रहे हैं। सक्सेसिव चेंज क्या आएगा? X% प्लस Y%, और Y क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो, और सॉरी Y इंक्रीज हो रहा है और X डिक्रीज हो रहा है, तो हाँ X में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस X लिखेंगे, माइनस X प्लस Y, और प्लस माइनस X इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा टोटल परसेंटेज में चेंज आएगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी। क्या इक्वेशन समझ में आती है? और y हमारा इक्वल टू x प्लस 10 है, तो y की जगह x प्लस 10 लिख देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 10 माइनस बाहर आ गया x इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन 100, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच गया हमारा 10, ठीक है, 10 दैट इज ग्रेटर देन x इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि यहां से हमें इक्वेशन मिल गई x इंटू एक्स प्लस 10 शुड बी लेस देन 1000। ये इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करानी है, क्योंकि हमें मिनिमम पॉपुलेशन चाहिए, तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 72,000 से स्टार्ट करते हैं। 72,000 अगर पॉपुलेशन हो रही है 1 लाख से, यानी कि डिक्रीज आ रहा है हमारा 28% का, यानी कि x इज इक्वल 28, तो x इक्वल 28 होगा, x प्लस 10 होगा 38, 28 इंटू 38, तो क्या ये वैल्यू हमारी 1000 से छोटी आएगी? 28 इंटू 38, क्या ये 1000 से छोटी वैल्यू आएगी? ये हो गया हमारा 28 इंटू 38 की वैल्यू क्या आई? ये 33 माइनस 5, और ये अगला नंबर है 33 प्लस 5, यानी कि 33 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि माइनस का 25, ठीक है। 33 का स्क्वायर क्या आएगा? 990 प्लस कितना आएगा? 990 प्लस 99 माइनस 25, यानी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1000 है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब एक नंबर नीचे जाते हैं, 27% का डिक्रीज करते हैं, 27 इंटू 37 क्या होगा? ये हो जाएगा नंबर हमारा 32 माइनस 5 इंटू 32 प्लस 5, यानी कि 32 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और ये है 1024, और ये है 25। 1024 माइनस 25 कितना हुआ? 999, विच इज डेफिनेटली लेस देन 1000। सो यस, दिस इज अवर विनिंग कॉम्बिनेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 27% होगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर डाउट रहता है सॉल्यूशन के बाद भी, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, या अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया है या कुछ और भी है जो आप किसी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा डाउट रह जाता है या कहीं पे कुछ लगता है आपको,
कि जस्ट इन केस क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में कुछ कहीं पे मिसिंग था तो आप वो भी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेजेस क्लॉथ फॉर ₹100, ही गेट्स 5 सेंटीमीटर क्लॉथ फ्री इन एडिशन टू 100 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसको फ्री में मिला है या फ्री उसने पाया है 100 सेंटीमीटर के एडिशनल, ठीक है। देन ही सेल्स द क्लॉथ एट ₹110 पर मीटर, यानी कि 100 में खरीदा 110 में बेचा, एंड ही गिव्स 95 सेंटीमीटर क्लॉथ, यानी कि चीटिंग भी करता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, 95 सेंटीमीटर देता है इंस्टेड ऑफ 100 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे भी प्रॉफिट वो ले रहा है और एडिशनली डिस्काउंट दे रहा है 5% का। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट का परसेंटेज हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं। इनिशियली उसने 100 में परचेज किया है, ठीक है, फिर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ एडिशनल मिला है उसको, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, 100 की जगह उसको 105 मिला है तो 105/100। नेक्स्ट वो 100 का सामान 110 में बेच रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 110/100। फिर 95 सेंटीमीटर दे रहा है 100 की जगह पे, तो फायदे में दे रहा है ना, कम दे रहा है वो, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 100/95। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार गलती में 95/100 लोग लिख जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा बड़ी वैल्यू होगी न्यूमरेटर में, क्योंकि 95 सेंटीमीटर यानी कि कम दे रहा है, लेते समय ज़्यादा ले रहा है, देते समय कम दे रहा है, और फिर 5% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी यहाँ पे डेफिनेटली उसका नुकसान हो रहा है, तो 95/100 क्योंकि 5% डिस्काउंट दे रहा है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे, यहाँ पे हमारा बच गया 100 से 100 गया, और ये काटा पीटी यहाँ पे करेंगे तो 105 इंटू 110, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है, 1155, और आखिरी में 0 और डिवाइड बाई 100, तो ये हमारा बन जाएगा नेट में 115.50, यानी कि 100 में खरीद के उसने 115 रुपये 50 पैसे में सेल किया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 15.50% का। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग अ बोट टेक्स 2 hours to go downstream from port A to B and then takes 3 hours to return back to A। 2 घंटे में डाउनस्ट्रीम जाती है A से B और फिर 3 घंटे में वापस लौट के आती है B से A। तो पहले तो डाउनस्ट्रीम गई है 2 घंटे में और फिर लौट के आई है 3 घंटे में। फिर एक और बोट है जो कि टोटल 6 आवर्स में B से A और फिर A से B जाती है, यानी कि टोटल जो जर्नी है A to B to A वो कवर करती है 6 घंटे में। पहली वाली बोट हमारी 5 घंटे ले रही है, दूसरी वाली 6 घंटे ले रही है, समय ज़्यादा ले रही है, यानी कि दूसरी वाली बोट हमारी स्लोअर बोट है, स्लो बोट है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। फिर कह रहा है स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर स्ट्रीम इज कांस्टेंट, यानी कि जो भी हमारी स्पीड है बोट की वो उतनी ही रहेगी, वो नहीं चेंज होने वाली, और रिवर स्ट्रीम की स्पीड भी सेम ही रहेगी। पहले वाले केस से बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में टाइम क्या लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है 2, अपस्ट्रीम जाने में टाइम लग रहा है 3। डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो टाइम का रेशियो अगर 2:3 है तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि 3:2 होगा। क्लियर है। और डाउन स्ट्रीम में हमें पता है स्पीड होती है U+V और अपस्ट्रीम में होती है U-V। तो U+V और U-V का अगर रेशियो आया है 3:2 तो U और V का यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से U और V का रेशियो क्या आ जाएगा, U और V का रेशियो आ जाएगा, U आ जाएगा 3+2 यानी कि 5, क्योंकि रेशियो हम निकाल रहे हैं, और U- और V आ जाएगा 3-2 यानी कि 1। ठीक है, हम रेशियो की बात करें, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज की बात होती है यहाँ पे तो फिर हम 3+2 डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है, बट क्योंकि रेशियो की बात करें, रेशियो हमारा 5:1 आ जाएगा U और V का, कहीं पे कोई समस्या। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर हम यही वैल्यूज अपनी मान लें कि लेट अस से, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि जाते समय जो हमारी ओरिजिनल बोट है जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड है 5 और रिवर की स्पीड है 1, और जाते समय टाइम लग रहा है उसको 2, यानी कि ए बी डिस्टेंस यहाँ से कितनी निकल आएगी 5 + 1 × 2 यानी कि 12 किलोमीटर आ गई। अब सेकंड सिनारियो क्या बन रहा है हमारा, एक दूसरी बोट है, ठीक है, उसकी स्पीड क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी सी कम होगी इससे, तो या तो हम उसकी स्पीड को x मान लें या तो 5 - x मान लें, जिसमें भी हम कंफर्टेबल हो, ठीक है। लेट अस से x मान लेते हैं, तो अगर हमने उसकी स्पीड को x मान लिया, लेट स्लोअर बोट का स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू x, तो हमको पता है टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 आवर्स का, तो यानी कि 12 किलोमीटर जाने में उसको स्पीड होगा x+1 डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में होगा 12/x - 1 एंड दैट इज इक्वल टू 6।
दैट इज इक्वल टू 6। 6 से सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 2/x+1 प्लस 2/x-1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 इंटू x-1 प्लस 2 इंटू x+1 एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, x+1 इंटू x-1। अब इसको भी राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, क्यों ज़्यादा स्टेप लिखें, x² - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x - 2 प्लस 2x प्लस 2, तो -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया एंड दैट इज इक्वल टू x² - 1, यानी कि ये आ गई हमारी वैल्यू x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, x इज इक्वल टू -b यानी कि 4 प्लस माइनस √b² यानी 16 - 4ac यानी कि 16 + 4 डिवाइडेड बाई 2a यानी डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 प्लस माइनस √20/2 ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस √5। अब क्योंकि 2 - √5 हमारा लेस देन 0 है, x लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली हमारी जो स्पीड आ गई बोट की वो आ गई है 2 + √5। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द स्लोअर बोट टू गो फ्रॉम पोर्ट ए टू पोर्ट बी। पोर्ट ए से बी जा रही है यानी डाउन स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड क्या होगी, 12/2 + √5 तो इसकी स्पीड है, और 1 जो कि स्ट्रीम की स्पीड है यानी 12/3 + √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर ये तो ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो इसको 3 - √5/3 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रैशनलाइज कर पाए हम अपने डिनोमिनेटर को। तो ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 3 - √5 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 - 5 विच इज इक्वल टू 4। 4 से काटेंगे 12 को, 3 बचेगा, यानी कि 3 इंटू 3 - √5 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। बट क्या एग्जाम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर ऑप्शंस के साथ में इतना कुछ करने की जरूरत थी? पहले तो हमने कन्वेंशनली सॉल्यूशन को समझा तसल्ली से, पर एग्जाम के कंडीशन में हमें बिल्कुल भी इस मेथड को फॉलो नहीं करना था। इसलिए नहीं फॉलो करना था क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत किस चीज की थी? जो हमें ऑप्शंस गिवन है, देखो यहाँ पे क्या क्या बातें हमें समझ में आ रही हैं। पहली चीज है, जो फास्ट बोट है उसको 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, जो फास्ट बोट है उसको 2 घंटे लग रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है जो स्लो बोट होगी उसको 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, यानी कि जो भी हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात यह है, क्योंकि टोटल 6 घंटे लग रहे हैं और डाउन स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में आधे से कम समय लगना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी रिवर की स्ट्रीम की स्पीड 0 होती तब बराबर बराबर समय लगता, 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में। लेकिन क्योंकि रिवर स्ट्रीम की कोई ना कोई स्पीड तो है, तो डाउन स्ट्रीम का जो हमारा टाइम है वो लेस देन 3 होना चाहिए, वो लेस देन 3 होना चाहिए। फिर बात ये भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतनी सी बात से ही जैसे आप देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बी है 3 इंटू √5 - 1, √5 - 1 ऑलरेडी हमारा 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये ग्रेटर देन 3 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, सी तो 6 से भी बड़ा आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? अब ए और डी के बीच में कहानी हमारी थोड़ी सी फंसती है। साथ में एक छोटी सी बात और समझ में आनी चाहिए कि ना सिर्फ ये 3 से छोटा होगा बल्कि सिग्निफिकेंटली छोटा होगा, क्योंकि अगर आप फास्ट बोट के लिए भी देखो तो टोटल 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जाते समय 2 घंटे लग रहे हैं, यानी डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे और अप स्ट्रीम में 3 घंटे लग रहे हैं, यानी कि जो इनका एवरेज है 2.5 आवर्स से आधे घंटे का फर्क है, आधा घंटा कम और आधा घंटा ज़्यादा। तो सिमिलरली यहाँ पे 6 घंटे में भी आधे घंटे से यानी कि 3 घंटे से आधे घंटे कम ज़्यादा मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 2.5 घंटा और 3.5 घंटा या 2.4 एंड 3.6 या 2.3 एंड 3.7 वैसा कुछ सिनेरियो बनेगा। तो हमारा 3 के बिल्कुल क्लोज आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर पाओ यहाँ से, और कोई कैलकुलेशन मत करो इस क्वेश्चन में क्योंकि जरूरत नहीं है ना। शायद एग्जामिनर भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हो, इसलिए उसने ऐसे ऑप्शन दिए हो। 12 इंटू √5 - 2 क्या होगा? √5 - 2 कितना आएगा? √5 ऑलमोस्ट आता है 2.25 के आसपास, क्योंकि 2.2 हमारा हो गया, 2.2 का स्क्वायर होगा 4.84 और 2.3 का स्क्वायर होगा 5.29, तो ये रफली 2.25 के आसपास आएगा, यानी कि 12 इंटू 2.25 - 2 यानी कि 12 इंटू 0.5, तो रफली ये 3 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, 3 के आसपास ये वैल्यू आएगा। और क्योंकि 3 के आसपास है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। तो सीधे सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट करके ही हम ऑप्शन ए को फाइंड आउट कर सकते हैं और इतनी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे ऑप्शंस गिवन हो, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा गिवन हो, पर जब ऐसा गिवन हो तो हमें जरूर अप्लाई करना है, इतना अपने आपको। तो आपको ऐसे कैसे प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को? अगर आप आगे फर्दर एग्जाम देने वाले हो तो आपको हमेशा ये कोशिश करना है कि जब आप इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को कन्वेंशनली सॉल्व करो, इसके बाद में ये जरूर सोचो कि क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस जो गिवन हैं वो सोच समझ के गिवन है, क्या उनमें से आप ऐसा एलिमिनेशन कर सकते हो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अच्छा सवाल था और मेथड भी सॉल्व करने का बढ़िया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गौतम एंड सुहानी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 days। 20 दिनों में गौतम और सुहानी एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। लेटर से गौतम की एफिशिएंसी हमने जी मान ली, सुहानी की एस मान ली, तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो वर्क हो जाएगा 20 इंटू जी प्लस एस। फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है गौतम वर्क्स एट ओनली 60% ऑफ हिज एफिशिएंसी। अगर गौतम 60% एफिशिएंसी से काम करे और सुहानी 150% एफिशिएंसी से काम करे, तब भी काम को पूरा होने में 20 दिन ही लगेंगे। यानी कि ये बराबर हो जाएगा हमारा मामला 20 इंटू गौतम की एफिशिएंसी 60% यानी 0.6 जी और सुहानी की एफिशिएंसी 150% है, 150% ऑफ हर यूजुअल है, यानी कि 150% का इंक्रीज नहीं है, 150% ऑफ एक्चुअल है, यानी 1.5 एस। ये लैंग्वेज को पढ़ने में जरूर कॉशियस रहना है। अब 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी प्लस एस इज इक्वल टू 0.6 जी प्लस 1.5 एस, जी माइनस 0.6 जी दैट इज इक्वल टू 1.5 एस माइनस एस। सो 0.4 जी इज इक्वल टू 0.5 एस, यानी कि जी और एस का जो रेशियो है वो 5/4 आ जाएगा। 5/4 आ जाएगा, यानी कि गौतम की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। ज्यादा एफिशिएंसी गौतम की है और क्वेश्चन हमसे पूछा नंबर ऑफ डेज इन विच फास्टर वर्कर विल कंप्लीट द वर्क, तो टाइम हमारा हो जाएगा ऐसे नॉर्मली लग रहे हैं 20 डेज और वर्क है 20 इंटू 5 + 4। क्वेश्चन कह रहा है फास्टर वर्कर यानी गौतम को कितना समय लगेगा, तो डिवाइड बाई 5, 4 इंटू 9 यानी कि 36 डेज लगेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग राहुल रक्षिता, अच्छा सवाल है, राहुल रक्षिता एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर टेक मोर देन 7 days टू कंप्लीट अ वर्क। अगर इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में सॉल्व नहीं किया है या इस क्वेश्चन को आपने किसी और स्लॉट में एग्जाम दिया था या आप इस क्वेश्चन को अभी फ्रेश देख रहे हो, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम देना है, इसके बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट जितना भी आपका समय आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, इसको एक बार टाइम जरूर दो। राहुल रक्षिता एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर टेक मोर देन 7 days टू कंप्लीट अ वर्क। यानी कि जो हमारा वर्क है क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं, तो डेफिनेटली वर्क इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स। अगर हम राहुल की एफिशिएंसी रक्षिता, अब क्योंकि दो नाम सेम ही लेटर से दे दिए है कि नहीं, अटका दिया इसको, तो क्या हमें करना चाहिए ऐसे केस में, लेटर से जो लास्ट है ना एंडिंग कर रहा है, राहुल एल पे एंड कर रहा है, रक्षिता ए पे कर रहा है, गुरमीत टी पे कर रहा है, तो हमने मान लिया एफिशिएंसी राहुल की है एल, रक्षिता की है ए, गुरमीत की है टी। तो वर्क हमारा 7 टाइम्स एल प्लस ए प्लस टी की एफिशिएंसी मिला के उससे ज़्यादा है। पहले स्टेटमेंट से ये बात समझ में आती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या, राहुल एंड गुरमीत टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 days टू कंप्लीट द वर्क। यानी कि यही वर्क हमारा जो डब्ल्यू है लेटर से, यही डब्ल्यू हमारा लेस देन 15 इंटू राहुल प्लस गुरमीत यानी कि एल प्लस टी, इससे छोटा है। फिर क्वेश्चन कहता है अगर वो सारे के सारे मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, यानी कि 6 दिन तक काम करेंगे, कितना होगा 6 इंटू एल प्लस ए प्लस टी, और उसके बाद में रक्षिता अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 एडिशनल डेज, यानी कि प्लस 3a, और ये हमारा W के बराबर हो जाता है। तो अभी तक 2 हमें इनइक्वालिटीज दी हैं और एक हमें इक्वालिटी दे दी कि ये हमारा वर्क के बराबर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है अगर रक्षिता ने अकेले काम किया होता तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि आंसर ऑप्शन हो सकते हैं, या आंसर ऑप्शन का मतलब ये होगा जो कि जितने दिनों में काम कंप्लीट रक्षिता कर सकती है। एक ऐसा होगा जितने दिनों में नहीं कर सकती है, और नहीं कर सकती है का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो उसमें ब्रेक हो रही होंगी। आई रिपीट, नहीं कर सकती है का मतलब ये हुआ कि इनइक्वालिटीज ब्रेक हो रही होंगी। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हम आंसर ऑप्शन से जाएं, हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करें कि कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं काम करेगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसे 3 ऑप्शन होंगे जो कि काम कर जाएंगे, यानी कि जिनमें की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो हमें 3 ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा और ऐसा एक ऑप्शन होगा जो काम नहीं करेगा। तो उस एक को चुनने के लिए हम चारों को चेक करें, ये तो नाइंसाफी होगी। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां पे कि कंडीशंस एक इनइक्वालिटीज ब्रेक हो रही हो, हमें खुद से उस इनइक्वालिटी को उसके एक्सट्रीम पे लेके जाना चाहिए और शायद हमें वहां से ही वो आंसर मिल जाए। तो अगर हम इनइक्वालिटी को अपने एक्सट्रीम पे लेके जाएं, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क हमारा जब राहुल रक्षिता और गुरमीत मिलकर काम करते हैं तो 7 दिन से ज्यादा लगते हैं, तो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो में क्या होगा कि लगभग 7 दिन के आसपास लगेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एग्जैक्टली 7 दिन में वो काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है इसीलिए हमने बाउंड्री पे इसको माना है। ठीक है, और अगर इससे जो वैल्यू आ जाएगी, अगर इससे हमारा कोई आंसर ऑप्शन आ जाता है तो डेफिनेटली वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैन नॉट बी ही हमें आंसर करना है। ठीक है, तो वर्क हमारा अगर 7 टाइम्स एल प्लस ए प्लस टी के बराबर है, अगर
ठीक है, जो कि है नहीं, डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 7 टाइम्स एल प्लस ए प्लस टी के बराबर है, और क्योंकि हमें ऑलरेडी वर्क की वैल्यू इक्वलिटी में यहाँ पे गिवन है, तो इसी को हम इक्वेट कर लेते हैं यहाँ से। यानी कि रक्षिता का एक दिन का जो काम है 3a बराबर हो जाएगा हमारा l प्लस ए प्लस टी के। ठीक है, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा l प्लस टी के। क्लियर है, 2a बराबर हो जाएगा l प्लस टी के। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, रक्षिता अकेले कितने दिनों में काम नहीं कंप्लीट कर सकती। यहां से जो आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। यहां से क्या आंसर निकलेगा वो पता लगा लेते हैं। टोटल वर्क हमारा है 7 इंटू एल प्लस ए प्लस टी, और हमें पता है एल प्लस ए प्लस टी कितने के बराबर है, 3a के बराबर है, तो 7 इंटू 3a, यानी कि 21 डेज में रक्षिता वर्क को कंप्लीट कर पाएगी। जब हमने इनइक्वालिटी को ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली 21 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, हमें अंत आंसर मिल गया ऑप्शन डी हमारा, सॉरी मतलब कैन नॉट बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 21 ही होगा। ठीक है, 21 कैन नॉट बी वाला सेटिस्फाइंग कंडीशन है, तो डेफिनेटली आंसर हमारा इस क्वेश्चन में 21 ही होगा, बिकॉज 21 कैन नॉट बी द आंसर, कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज। आंसर तो होगा बट कैन नॉट बी नंबर ऑफ डेज। क्लियर है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा का मतलब कि जिसमें कि आप सबसे कम समय में इसको सॉल्व कर पाओगे, इंस्टेड ऑफ 16, 17, 20 इन सबको ट्राई करने के। ठीक है, अब हो सकता था कि आंसर में हमारा इस क्वेश्चन में अब जो 21 से बड़ी वैल्यूज भी गिवन होती है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी तो पॉसिबल है। अब हमने वर्क को अपना सबसे मिनिमम पे रखा है, तब हमें ये कंडीशन मिली है, तब रक्षिता 21 दिनों में काम को कंप्लीट कर पाई है। अगर हम वर्क को बढ़ा देंगे, जो कि जाहिर सी बात है बढ़ा ही हुआ है कि ग्रेटर देन 7 में, तो वहां पे हमारा जो वैल्यूज आएगा क्या कहानी बनेगा। ठीक है, तो अगर 21 से बड़ी वैल्यू होती तो वो तो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन होता कि नहीं होता, नहीं हो सकता था, इजंट इट सो। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता था क्योंकि उतना वर्क 3 दिनों में रक्षिता ने कंप्लीट कर लिया होता, तो 21 से बड़ी वैल्यूज हमारी आंसर ऑप्शन नहीं होती। अब कितने से छोटी वैल्यूज हो सकती हैं उनके लिए भी तो दूसरी इनइक्वालिटी भी हमको दी है, तो उसको भी रख के एक बार हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है, पर किसी और क्वेश्चन के लिए जहां पे इन्फॉर्मेशन कुछ और हो या ऑप्शंस कुछ और हो, तो वहां पे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था। अब दूसरी इनइक्वालिटी को चेक करते हैं। वर्क हमारा लेस देन 15 टाइम्स एल प्लस टी है, तो वर्क को इसके बराबर रख लेते हैं। ठीक है, 15 टाइम्स एल प्लस टी, और ये बराबर हो जाएगा 6 इंटू एल प्लस ए प्लस टी प्लस 3 है, यानी कि बेसिकली ये आ गया 9a प्लस 6 इंटू एल प्लस टी। तो 9a इज इक्वल टू 9 इंटू एल प्लस टी, सो a इज इक्वल टू एल प्लस टी आ गया यहां से। क्लियर है, अब कितना समय लगेगा, तो जैसे ही हमने a इज इक्वल टू एल प्लस टी रख दिया, तो यानी कि 15 दिनों में वर्क कंप्लीट कर लेगी। भाई a इज इक्वल टू एल प्लस टी आ गया, और वर्क हमने 15 इंटू एल प्लस टी यहां से निकला था, तो 15a आ गया, यानी कि 15 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेगी रक्षिता। यानी कि 21 डेज भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, 15 डेज भी आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा 15 से लेके 15 छोटा होगा, और 15 से लेके 21 के बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वही हमारा आंसर ऑप्शन हो सकती है रक्षिता के लिए। तो 16, 17, 20 जो हमें गिवन है ये सब आंसर ऑप्शन होंगे। 16, 17, 18, 19, 20 यानी ऐसे 5 इंटीजर वैल्यूज होंगी जो कि इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है? तो अगर हमें टोटल ये पूछता है क्वेश्चन कि टोटल ऐसे कितने इंटीजर वैल्यूज होंगे, नंबर ऑफ डेज, जो कि रक्षिता जितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकती है, तो ऐसे 5 इंटीजर वैल्यूज होंगे, 16, 17, 18, 19, 20। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है देयर आर 2 कॉइन कलेक्टर्स ए एंड बी, नंबर ऑफ कॉइन्स कलेक्टेड बाई देम एवरी वीक आर इन द रेशियो 3:4, 3:4 में है। टोटल कॉइन्स कलेक्टेड बाई ए इन 5 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो प्राइम नंबर्स हमें दिए हैं, ठीक है। 5 वीक में क्या कहानी बनेगी, तो अगर 3x कलेक्ट कर रहा है ए, 4x कलेक्ट कर रहा है बी, तो 5 वीक में कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे। और 15x अगर हमारा मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 7 है, तो डेफिनेटली क्योंकि 15 तो हमारा मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, तो x एक मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, x मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। पहली बात ये समझ में आती है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। दूसरी बात क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉइन्स कलेक्टेड बाय बी इन 3 वीक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 24। बी 3 वीक्स में कितना कलेक्ट करेगा, 4x इंटू 3 यानी कि 12x, और ये एक मल्टीपल है 24 का।
अब 12 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी कि x हमारा मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। x 7 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में मिनिमम पूछ रहा है, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 7 इंटू 2 यानी कि 14। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद a एट द एंड ऑफ द वीक। तो x की मिनिमम वैल्यू 14 आ गई और 3x है a का कलेक्शन, तो एट द एंड ऑफ द वीक 3 इंटू 14 यानी कि 42 हमारा मिनिमम वैल्यू होगा जो कि कलेक्शन होगा a का। क्लियर? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42। आसान सवाल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजंट इट सो? वेरी डुएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एग्जाम में आपको ऐसे डुएबल क्वेश्चंस को कभी भी मिस नहीं करना है। और इस बार का जैसे पैटर्न आया था कि स्टार्ट के 6 या 7 8 क्वेश्चंस सारे अलजेब्रा थे, उसके बाद में अरिथमेटिक आया था। तो ऐसे केसेस में आपको जरूर चेक जरूर करना है स्टार्ट में कि आपके कंफर्ट जोन वाले क्वेश्चंस कहाँ पे हैं। एग्जाम में स्टार्ट में ये चीज़ जरूर देखनी है, अटक नहीं जाना है कि अलजेब्रा में जस्ट इन केस अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रहा है तो आप उन क्वेश्चंस में फंस के रह जाओ, आगे मूव ऑन करो। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को एग्जाम में जरूर अप्लाई करना चाहिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, ताकि आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम को करते समय वापस आए और आप बाकी क्वेश्चंस को भी कंफर्टेबली कर पाओ। स्टार्ट हमेशा उन क्वेश्चन से, अपनी स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन से करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बर्बाद कर देना चाहिए कि आप बस क्वेश्चंस को ही ढूंढते रह जाओ, बट जितने कम समय में हो सके ये ज़रूर करना चाहिए। बाकी जब डिटेल में अपन स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ रियल नंबर x इफ 1/2 log of 2 to the power x minus 9 on the base 3 divided by log of 4 on the base 3। ठीक है, और फिर हमको तीसरा वैल्यू दिया है और ये तीनों के तीनों हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस AP का क्या होगा? सबसे पहले तो इन वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करें ताकि समझ पाए हम इसको। ठीक है, तो एक चीज़ जो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर हमें लॉग लेटर से दिया है log of b ऑन द बेस a एंड log of c ऑन द बेस a, तो इसको हम लिख सकते हैं log of b ऑन द बेस c। तो इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा पहला नंबर तो 1/2 है, अगला नंबर हो जाएगा क्या? log of 2 to the power x minus 9 ऑन द बेस 4। क्लियर है? ठीक है, और उसका अगला नंबर हो जाएगा log of 2 to the power x प्लस 17/2 ऑन द बेस 4। अब ये तीनों नंबर हमारे AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी पहला और आखिरी का जो सम होगा वो दूसरे टर्म के 2 टाइम्स के बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ log of 2 to the power x minus 9 on the base 4, that will be equal to 1/2 plus log of 2 to the power x plus 17/2 on the base 4। क्लियर है? ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हम 1/2 को भी log ऑन द बेस 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या अगर हम 1/2 की जगह लिख दें कि 1/2 log ऑफ 4 ऑन द बेस 4, क्योंकि ये 1 के बराबर ही है। ठीक है, और फिर 1/2 को अंदर लेके चले जाएं, यानी कि 4 टू द पावर हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर log ऑफ 4 टू द पावर हाफ ऑन द बेस 4 विच इज इक्वल टू log ऑफ 2 ऑन द बेस 4। तो 1/2 की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं log ऑफ 2 ऑन द बेस 4, और log ऑफ a प्लस log ऑफ b हमारा होता है log ऑफ ab, a इंटू बी। तो इस प्रॉपर्टी को अब यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा log ऑफ 2 इंटू 2 टू पावर x प्लस 17/2 ऑन द बेस 4, और यहाँ तो ये रहेगा log ऑफ 2 टू द पावर x माइनस 9, इस 2 को भी अंदर ले आए तो पावर में चला जाएगा का होल स्क्वायर ऑन द बेस 4। अब इन दोनों वैल्यूज को डायरेक्टली कंपेयर करा सकते हैं, दोनों में सेम बेस है, यानी कि 2 टू द पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 17। क्लियर है? लेट अस एज्यूम कि 2 टू द पावर x हमारा y के बराबर है, तो यहाँ पे y माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 17, y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 इज इक्वल टू 2y प्लस 17, यानी कि y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिलेंगी? 4 और 16, 4 और 16, सम 20 है, प्रोडक्ट 64 है, 4 और 16 वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 टू द पावर x हमारा यानी कि या तो 4 होगा या फिर 16 होगा। ठीक है, 2 टू द पावर x हमारा या तो 4 होगा या 16 होगा। अगर हम 2 टू द पावर x को 4 रख देंगे तो 2 टू द पावर x माइनस 9 आ जाएगा, 4 माइनस 9 यानी कि -5 निगेटिव होगा,
तो डोमेन से ही बाहर चला जाएगा, यानी कि 4 तो वैल्यू नहीं होगी, 2 टू द पावर x हमारा 16 के बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। क्लियर है? जैसे हमने 16 रखा तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा log ऑफ 7 ऑन द बेस 4, 16 माइनस 9 log ऑफ 7 ऑन द बेस 4, और पहला टर्म हमारा ऑलरेडी है log ऑफ 4 ऑन द बेस, log ऑफ 2 ऑन द बेस 4, ये पहला टर्म है 1/2 है, और दूसरा टर्म ये है। कॉमन डिफरेंस चाहिए तो दूसरे में से पहला घटा देंगे, पहला घटा देंगे, यानी कि log ऑफ 4 ऑन द बेस ऑफ 7 माइनस log ऑफ log ऑफ 7 ऑन द बेस 4 माइनस log ऑफ 2 ऑन द बेस 4, यानी कि log ऑफ 7/2 ऑन द बेस 4 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 कह रहा है, दो हमारे सीरीज है, दो सीक्वेंसेस गिवन है। पहले वाले सीक्वेंस का जनरल टर्म an है 46 प्लस 8n, और दूसरे सीक्वेंस का जनरल टर्म है bn दैट इज 98 प्लस 4n, जहां पे कि n एक नेचुरल नंबर है और n इज लेस देन इक्वल टू 100। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। सम ऑफ ऑल कॉमन टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सारे पता करने से पहले शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी। पहले हम पहला कॉमन टर्म पता लगाते हैं कि दोनों सीरीज में पहला कॉमन टर्म कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला टर्म पहले देखते हैं। पहला टर्म क्या आएगा, a1 क्या होगा, a1 होगा 46 प्लस 8 यानी कि 54, फिर a2 होगा 62, देन 70, 78, 86 एंड सो ऑन। ये तो a वाली सीरीज की बात हो गई। b वाली सीरीज में क्या कहानी बनेगी, पहला टर्म होगा 98 प्लस 4 यानी 102, देन 106, देन 110। दूसरी वाली सीरीज स्लो चल रही है क्योंकि 4 ऐड कर रहे हैं, पहली वाली में 8 ऐड कर रहे हैं। पहली सीरीज का पहला टर्म है 54 और दूसरी का पहला टर्म है 102। डिफरेंस कितने का है, 48 का है। 48 जो कि 8 से डिविजिबल है, यानी कि डेफिनेटली 54 में 8 ऐड करते करते 48 6 टाइम्स जब हम 8 ऐड कर लेंगे तो 48 हमारा आ जाएगा, यानी कि A7 जो होगा वो 102 होगा। क्या ये बात क्लियर है? और इसके बाद में A8 जो हमारा आएगा वो 110 आएगा 8 ऐड करते ही, और यहाँ पे क्योंकि 4 ऐड कर रहे हैं तो हमारा थर्ड टर्म आ रहा है वो 110 है, यानी कि A7 हमारा B1 के बराबर है, फिर A8 B3 के बराबर होगा, फिर A9 B5 के बराबर होगा एंड सो ऑन। यहाँ पे लगातार हमारे टर्म्स बराबर होते जाएंगे। दूसरी वाली सीरीज में हर अल्टरनेट टर्म पहली वाली सीरीज के लगातार टर्म्स के बराबर होगा। यानी मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा, दोनों सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 ही है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 ही है। लिमिटिंग फैक्टर हमारा आएगा दूसरी वाली सीरीज, क्योंकि दूसरी सीरीज का हर दूसरा टर्म बराबर हो रहा है पहली सीरीज का लगातार टर्म से, और 7वें टर्म से ये कहानी स्टार्ट हो जा रही है। क्लियर है? ठीक है। तो दूसरी वाली सीरीज के ऐसे कितने टर्म्स हमारे बनेंगे जो कॉमन होंगे पहली वाली सीरीज से, B1 B3 B5, पहला टर्म, तीसरा टर्म, 5वां टर्म, 7वां टर्म, 9वां टर्म और टिल 99 टर्म। तो ये सारे हमारे बराबर निकलेंगे, कॉमन टर्म्स होंगे, यही हमारे कॉमन टर्म्स होंगे। ठीक है, बी सीरीज में ये सारे के सारे ये 50 टर्म्स होंगे टोटल। 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर्स हुए, 50 नंबर्स हुए, यानी कि 50 कॉमन टर्म्स आए हमारे। क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल कितने कॉमन टर्म्स होंगे, क्वेश्चन हमसे सम पूछ रहा है, इनका सम पूछ रहा है। तो सम क्या आएगा, सारे टोटल 50 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सम हो जाएगा हमारा, जनरल टर्म है 98 प्लस 4n, तो हमें इनका सम करना है, ठीक है, सम करना है, और पहले तीसरे पांचवें सातवें टोटल 99 टर्म्स तक का ये सम करना है, ठीक है। तो 98 इंटू 50, 98 तो सारे 50 टर्म्स में आएगा, इसको डायरेक्टली लिख दो, और प्लस अब हमारे ये जो 50 टर्म्स हैं, ठीक है, पहले वाले टर्म में आएगा 4 इंटू 1, दूसरे में आएगा 4 इंटू 3, तीसरे में आएगा 4 इंटू जो कॉमन टर्म्स है उनकी बात कर रहे हैं, और लास्ट वाले टर्म में आएगा 4 इंटू 99, इनको ऐड करना है। तो बेसिकली 4 बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारा 1 से लेके 99 तक। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये वैल्यू तो इजीली 98 इंटू 5 यानी 490, 4900 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू ये हमारे 50 ऑड टर्म्स हैं, सम होगा 50 के स्क्वायर के बराबर, एन स्क्वायर के बराबर, या अदरवाइज भी देखोगे तो ये हमारा AP है, पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म 99 है, एवरेज आएगा 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, और सम है टर्म्स है 50 तो मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 100 बाई 2 इंटू 50 यानी कि 482500, तो ये आ गया 4900 प्लस 10,000 यानी कि 14900। दिस विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है 1 + 1/3 1 + 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1 + 1/3 + 1/9 इंटू 1/16 एंड सो ऑन। तो इसका हमें टोटल सम बताना है, इस सीरीज का टोटल सम बताना है। हमारा अप्रोच एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में होना क्या चाहिए। सबसे पहला काम हमें देखना चाहिए कि हम आंसर ऑप्शन से एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रॉक्सीमेट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। तो उस तरीके को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में सिर्फ प्रॉपर सॉल्यूशन भी देखेंगे इसका। तो सबसे पहले अगर हम पहला टर्म देखें तो पहला टर्म तो 1 ही है, दूसरा टर्म है 1 + 1/3 यानी 4/3 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया तो पहला टर्म 1 आ गया, दूसरा आ गया 1/3 यानी कि 0.33। तीसरा टर्म है 1 + 1/3 + 1/9 यानी कि 4/3 + 1/9 यानी कि 12/9 + 1 13/9 इंटू 1/16 यानी कि 13/144। तो लगभग ये 1/11, क्योंकि 13/143 1/11 होगा, यानी कि 0.09 के बराबर आया। और देख सकते हो रिडक्शन कितना हो रहा है, 1/3 का रिडक्शन हुआ, फिर 1/3 से भी ज़्यादा का रिडक्शन हुआ। तो अब अगला टर्म हमारा एट द मैक्स 0.03 होगा, क्योंकि रिडक्शन लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसका अगला टर्म 0.01 एट द मैक्स। तो ये सीरीज हमारी लिमिट कर जाएगी इसके बाद। तो मैक्सिमम सम कितना आएगा, 1.33 1.42 1.46 के आसपास हमारा आंसर आना चाहिए। डेफिनेटली 1.46 1.47 के बीच में आएगा, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, 1.46 से कम भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं रिडक्शन बढ़ता जा रहा है लगातार। पॉसिबल है 1.45 के आसपास हो। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन डी तो इतना बड़ा ऑप्शन है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी भी 2 के आसपास है, तो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन ए 1.2 के आस से भी छोटा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी हमारा है 16/11। 16/11 कितना होगा, 11 कम 11 5 बचा, 11 चौका 44 60 बचा, ठीक है, 1.45 के आसपास आ रहा है। डेफिनेटली यही हमारा आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया तरीका हमारा जबकि हमने अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल किया। प्रॉपर मेथड क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, तो अब सॉल्व करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह से अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, तो प्रॉपर तरीका जरूर पता होना चाहिए। अब इस तरीके में अगर इस क्वेश्चन में प्रॉपर्ली सॉल्व कर रहे हैं, एक तो 1/3 1/3 सेकंड टर्म में 1/3 आ रहा है, उसके आगे वाले टर्म में 1/3 आ रहा है, 1/3 का स्क्वायर आ रहा है, फिर 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब आ रहा है, ऐसे ही 1/4 आ रहा है, 1/16 आ रहा है, यानी 1/4 का स्क्वायर देन 1/4 का क्यूब। तो हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि 1/3 लेटर से हमारा बराबर है एक्स के और 1/4 बराबर है वाई के। अब इस सीरीज को लिख देते हैं, तो सम हमारा टोटल होगा 1 + 1 + x इंटू वाई प्लस 1 + x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू वाई क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बार एक टर्म शिफ्ट करके लिख देंगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगी हमारी सीरीज। तो इस पूरे के पूरे सम को y से मल्टीप्लाई कर दें। अब एक टर्म शिफ्ट करके, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, तो 1 × y हो जाएगा y प्लस 1 + x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब एंड सो ऑन। s में से s इंटू वाई घटा देंगे तो ये आ जाएगा s इंटू 1 - y, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + xy बचेगा, यहाँ पे 1 + x इंटू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। और अब कितना सिंपल सीरीज हमारे लिए बन गया ये। इनफाइनाइट सीरीज है जिसका कि कॉमन डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है एक्स वाई से लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सम आ जाएगा 1/1 - r 1/1 - xy, दैट इज s इंटू 1 - y। और x इंटू वाई कितना है, 1/12 है, तो 1/1 - 1/12 विच इज 1/11/12 विच इज 12/11। और 1 - y हमारा हो जाएगा 1 - 1/4, यानी कि s इंटू 3/4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12/11, यानी कि s हमारा आ जाएगा 12/11 इंटू 4/3 विच इज 4 × 4/11 16/11। और यही तो आंसर है। क्लियर है, तो ये हो गया प्रॉपर मेथड हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी इस क्वेश्चन के जैसे ऑप्शंस थे तो इसको ऑप्शन से ही करना चाहिए था, बट ऑप्शंस डिफरेंट होते और बहुत क्लोज होते तो फिर डेफिनेटली हमें फिर ये तरीका अप्लाई करना पड़ता। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज सेइंग इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर such that x to the power 8 plus 1 upon x to the power 8 is equal to 47, then we have to find out x to the power 9 plus 1 upon x to the power 9। ऐसे क्वेश्चन हम रिपीटेडली करते ही
कर चुके हैं, आपने भी प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ऑलरेडी पता है कि x प्लस 1/x हमारा अगर किसी नंबर के बराबर होता है, लेट अस से वो नंबर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, दैट विल बी a स्क्वायर -2, इजंट इट सो। यहाँ पे हमें उल्टा जाना है, रिवर्स में जाना है, तो x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 है, ठीक है। तो अगर हम दोनों साइड में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 49, यानी कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 कि उसका परफेक्ट स्क्वायर है, दैट विल बी इक्वल टू 7। क्लियर है, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव में दी हुई है तो हमें सीधे सीधे पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, और वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब यही सेम काम फिर से करना है, फिर से 2 ऐड करना है, तो अब ये हो गया 9, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3, फिर 2 ऐड करेंगे, यानी कि x प्लस 1/x हो जाएगा हमारा √5। अब हमें जाना है x टू द पावर 9 प्लस 1/x टू द पावर 9 के, और यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें x³ प्लस 1/x³ करना होता है तो वो हो जाता है a³ - 3a। तो x प्लस 1/x से हमारा x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा √5 का क्यूब, यानी कि 5√5 -3√5 यानी कि 2√5 हो गया, 2√5 हो गया। और फिर यहाँ से अब x टू द पावर 9 प्लस 1/x टू द पावर 9 क्या होगा, ये हो जाएगा 2√5 का होल क्यूब -3 × 2√5, ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40√5 -6√5, सो द आंसर विल बी 34√5, ठीक है, 34√5, ऑप्शन बी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 is saying a quadratic equation x² plus bx plus c is equal to 0 has two real roots if difference between reciprocals of roots is 1/3 and sum of reciprocals of squares of roots is 5/9, then we have to find out largest value of b plus c। तो x² प्लस bx प्लस c है, दो रियल रूट्स हैं, यानी कि जो हमारा d होगा इस इक्वेशन का, दैट विल बी b² -4c एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। b² -4c हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट्स इज 1/3, तो अगर अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं तो 1/α - 1/β दैट इज इक्वल टू 1/3, ओके। सो दिस इंप्लाइज दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड कंडीशन कह रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, यानी कि स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी कि 1/α² प्लस 1/β² दैट इज इक्वल टू एज 5/9, ओके, दैट इज इक्वल टू 5/9। तो क्या यहां से हम कंडीशन निकाल सकते हैं, हमें पता लगाना है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b प्लस c क्या होगा इस क्वेश्चन में, ओके। अगर हम इस पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर कर दें कंपेयर कराने के लिए, अगर इसको स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा 1/α² प्लस 1/β² माइनस 2/α-β दैट विल बी इक्वल टू 1/9, ठीक है। और ये वैल्यू 1/α² प्लस 1/β² हम यहाँ से ले सकते हैं 5/9, यानी 5/9 माइनस 2/α-β इज इक्वल टू 1/9, सो 2/α-β विल बी इक्वल टू 4/9, और यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा 9/2। क्लियर है, अल्फा बीटा 9/2 आ गया। अल्फा बीटा को 9/2 रखते हैं इस इक्वेशन में, रख सकते हैं, इजंट इट सो। पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, पहले स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये आ गया α² प्लस β² माइनस 2α-β अपॉन 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। सो अल्फा माइनस बीटा, एक सेकेंड,
ये कितना आ गया वैल्यू हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इंटू 1/9, यानी कि 9/4। और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा इस केस में, इस इक्वेशन में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा हमारा, डी के बराबर ही होगा। अल्फा और बीटा का डिफरेंस डी के बराबर ही होगा, रूट डी के बराबर होता है, होगा क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 है, अदरवाइज रूट डी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि डी इज इक्वल टू 9/4, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। क्लियर, तो यहां से वैल्यू आ गई हमारी 4b स्क्वायर माइनस 16c इज इक्वल टू 9। ओके, और अल्फा बीटा हमारा ऑलरेडी क्या है, अल्फा बीटा तो सी के ही बराबर है, तो सी इज इक्वल टू 9/2। अल्फा बीटा 9/2 है, तो सी तो 9/2 सीधे सीधे है, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 4b स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 9, यानी कि 4b स्क्वायर यानी b स्क्वायर आ जाएगा 72 प्लस 9 81/4 के, सो b हमारा प्लस माइनस 9/2 आ जाएगा, c आ गया 9/2 और b है प्लस माइनस 9/2। क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b प्लस सी, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए b को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही को हम 9/2 और 9/2 ले लेंगे, तो लार्जेस्ट वैल्यू का आंसर हमारा 9 आ जाएगा। क्लियर, ओके, 9 विल बी अवर आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 8b, और इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमें पता लगाना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 16 है, 17 होगा ये क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब अगर हमें दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, और दोनों ही इक्वेशंस के इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, यानी कि उस केस में दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, बस जो उनके कोफिशिएंट है वो डिफरेंट हो गए, तो a1/a2 यानी कि कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, तभी दोनों इक्वेशन सेम होंगी। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, 1/a प्लस 5 विल बी इक्वल टू 1/b स्क्वायर माइनस 15 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4/8b विच इज इक्वल टू 1/2b। सो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी हमें a प्लस 5 इज इक्वल टू 2b, और सेकेंड इक्वेशन मिलेगी b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 8b। पहले सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं कि b में ही है पूरी की पूरी इक्वेशन, तो b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b, एक सेकेंड, ये था b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 8b। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, b स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 2b, 2b है, 8b कहाँ से लिख दिया इसको, ठीक है, दिस इज 2b। तो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 यानी b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 3b माइनस 15 इज इक्वल टू 0, विच इज b प्लस 3 इंटू b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की हमें दो वैल्यूज मिल जाएंगी, b इज इक्वल टू माइनस 3 और प्लस 5। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पहली इक्वेशन में पुट करें तो रिस्पेक्टिव हमें a की दो वैल्यूज मिलेंगी। माइनस 3 के लिए a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 6 माइनस 5 यानी कि माइनस 11, और प्लस 5 के लिए वैल्यू मिलेगी 10 माइनस 5 यानी कि प्लस 5। हमें चाहिए a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू, पहले वाले केस में a इंटू बी क्या आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 11 यानी कि प्लस का 33, और दूसरे वाले केस में आएगा प्लस का 25, मैक्सिमम वैल्यू होगी 33, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिस बी के लिए जो ए की वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे -11 को वैसे भी नेगेटिव है पर अगर पॉजिटिव भी होता तो भी हमारा आंसर +33 ही होता। ठीक है, 11 × 5 आंसर नहीं होता, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है f(x, y) is a real valued function such that f of 3x plus 2y, 2x minus 5y is equal to 19x for all real values of x and y. We have to find the value of x such that f of x, 2x is equal to 27. अब क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है इन दोनों के बीच में, एंड दैट इज इक्वल टू 19x, तो हमारा y तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, y तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इजंट इट सो? तो बेसिकली क्योंकि एक लीनियर रिलेशन है तो क्या हम लिख सकते हैं कि f of 3x plus 2y, 2x minus 5y is equal to a into 3x plus 2y plus b into 2x minus 5y plus c, और यही बराबर है 19x के। कोफिशिएंट्स को कंपेयर लगाएंगे, अगर y के कोफिशिएंट को देखें तो 0 आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो 2a minus 5b is equal to 0, तो 2a is equal to 5b, c तो वैसे ही 0 है, ये कांस्टेंट तो 0 ही है, तो अगर हम a की वैल्यू 5 ले लें और b की वैल्यू को 2 ले लें, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, इजंट इट सो? ठीक है, और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही a की वैल्यू 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 15x, 3a प्लस 2b आएगा 15x, 15 प्लस 4 यानी कि 19x आ रहा है, तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब सेकंड वाले केस में फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f of x, 2x, तो ये वैल्यू क्या आएगी, a हमारा है 5, तो 5 into x प्लस 2 into 2x यानी कि 9x इज इक्वल टू 27 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 3। तो एक बहुत ही आसान सवाल, क्लियर, x इक्वल टू 3 विल बी आवर आंसर, कोई दिक्कत? ओके, बाकी इतना लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, पर्पस ये था हमें, क्योंकि हमारा देख रहे हैं राइट हैंड साइड में 19x आ रहा है, y तो आ ही नहीं रहा है, तो y को निगेट कर दें, यहाँ पे +2y है, यहाँ पे -5y है, तो पहले वाले केस में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 5 और 2 और 5 से 15 प्लस 4 19, तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहीं से ही दिख रहा है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर यही यहाँ पे भी करना है 5 से और 2 से, तो 5x प्लस 9x, 5x प्लस 4x यानी कि 9x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 3, तो बिना लिखे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हो पहले से, तो अदरवाइज थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्रीज मोर देन ईच एक्सटीरियर एंगल। रेगुलर पॉलीगॉन है, सारे के सारे एंगल सेम होंगे और इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आता है 180 डिग्रीज के बराबर। डिफरेंस है 120, यानी कि इंटीरियर एंगल हमारा होगा 150 डिग्रीज, भाई दोनों को जोड़ दो 150, और एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 30 डिग्रीज। एक्सटीरियर एंगल से हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री टोटल हुआ, डिवाइड बाई 30 डिग्री, यानी कि टोटल 12 साइड्स का पॉलीगॉन है ये हमारा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। So this will be 12 into 9 divided by 2, which is equal to 6 into 9, 54. Our answer will be 54. Very easy question. Very easy, very simple question, isn't it so? ठीक है, I guess this is the last question of the एक और क्वेश्चन है, चलो काफ़ी क्वेश्चन इस में मेमोरी बेस्ड आ गए स्लॉट 3 में। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डेफिनेटली लास्ट ही हो गए, हाँ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ रेक्टेंगल with the largest possible area is inscribed in a semicircle of radius 2 cm. We have to find the ratio of largest side to smaller side of the rectangle. semicircle है हमारा, जिसमें कि एक रेक्टेंगल हमने इंस्क्राइब किया है लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया का। दिस इज द सेंटर, एक साइड हमारी स्मॉलर साइड ए है और दूसरी साइड अगर बी है तो दिस विल बी बाई 2, दिस विल ऑल्सो बी बाई 2। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा रेडियस होगा, रेडियस इज इक्वल टू 2 बिकॉज 2 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इफ दिस इज लेट अस से P, दिस इज लेट अस से Q, तो OPQ में a स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया है और हमें रेशियो बताना है लार्जेस्ट साइड और स्मॉलर साइड का, यानी कि A/B का रेशियो बना, B/A का रेशियो बताना है। तो डेफिनेटली हमारा अगर एरिया आएगा A/B, A/B को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो AMGM लगा देते हैं। अगर हम AMGM लगा दें A² प्लस B²/4, यानी A² और B²/4 में AMGM लगाया तो डिवाइड बाई 2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² इंटू B²/4। So this will be greater than equal to AB/2। टू से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो A² प्लस B²/4 नहीं, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू AB। सो AB की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4, A इंटू B की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर। और साथ में एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए, इतना सब लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमें पता है कि अगर हमें AB को मैक्सिमाइज करना है और A² प्लस B²/4 की वैल्यू हमें गिवन है, कोई भी वैल्यू गिवन है, कोई भी कांस्टेंट गिवन है, तो डेफिनेटली A² और B²/4 या A और B/2 दोनों के दोनों सेम होने चाहिए अगर हमें मैक्सिमाइज करना है। तो वही सेम बात यहाँ पे भी आ रही है, तभी ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करेगी, इक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, तो A इज इक्वल टू B/2 होना चाहिए, बिकॉज हम A/B को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो A इज इक्वल टू B/2 होना चाहिए, और जैसे A इज इक्वल टू B/2 है तो डेफिनेटली B और A का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 का। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। सो दैट इज ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज ऑल द डिस्कशन। ठीक है, ऊपर का ये थोड़ा सा लाइन कट रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको इतना गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। तो A² प्लस B/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। ओके, सो दैट इज ऑल द रैप अप ऑफ स्लॉट 3 क्वेश्चंस ऑफ CAT 2023। आई बिलीव आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर कहीं पे भी डाउट रहता है, कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो अभी आगे हम ऐसे सेशन लाते रहेंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तो बस चैनल को स्टार्ट किया है, आगे बहुत कुछ बेहतर करेंगे, और इसी सोच के साथ में दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और स्लॉट 1 का भी मैंने आंसर अपलोड कर दिया, स्लॉट 2 का आंसर भी अपलोड कर दूंगा कुछ समय बाद। बाय बाय, टेक केयर।